पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग के स्कूल में एग्जाम चल रहे होते हैं और वो एग्जाम लेने मिलिट्री वाले आए हुए होते हैं। उस एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स को एक एक मॉन्स्टर को हराना होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट बैटल बीस्ट एरिया की ओर अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल कहने लगते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम इस एग्जाम को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो तुम अपने एग्जामिनर से हेल्प मांग सकते हो। लेकिन तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने एक बार हेल्प की रिक्वेस्ट कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। और फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़े हॉल में आ जाते हैं जहाँ बहुत से दरवाजे बने हुए होते हैं जिन पे उनके नंबर लिखे हुए होते हैं, जहाँ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि स्कूल के अंडरग्राउंड में ऐसी भी कोई जगह थी, हमें तो पता ही नहीं था। सच में ये कितनी बड़ी जगह है और यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर लड़ाई के लिए लाए जा सकते हैं। पता नहीं स्कूल में ऐसी कितनी जगह छिपा के रखी गई हैं। और इधर हम देखते हैं कि फैंग अपने हाथ में एक पर्ची लेकर एक साइड में जा रहा होता है और उसकी पर्ची पे नंबर 24 होता है। तो वो अपने दरवाजे 24 के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। तो वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा पिंजरा बना हुआ होता है। तभी उस रूम में बने एग्जामिनर कैबिन से एग्जामिनर फैंग को अकेले देखकर उसे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? तुम्हारी टीम कहाँ है? क्योंकि तुम जिससे लड़ने वाले हो वो कोई कमजोर चीज नहीं बल्कि एक फेरेक्यूस बीस्ट है, इसीलिए तुम्हें उससे फाइट करने के लिए एक टीम को ज्वाइन करना चाहिए। तो फैंग मुस्कुराते हुए एग्जामिनर को सॉरी बोलते हुए कहता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ इसीलिए कोई भी मेरे जैसे कमजोर के साथ अपनी टीम अप नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पर अकेला लड़ने आया हूँ। ये सुनकर एग्जामिनर फैंग से कहने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही बड़े इडियट हो, क्योंकि बिना टीम के तुम यहाँ पर कभी नहीं जीत सकते। ठीक है, फिर तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इधर साइड में तुम्हारे लिए सूटेबल प्रोटेक्टिव गियर्स और वेपन्स रखे हुए हैं, तुम वहां से कुछ भी चुन सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वहीं साइड में बने एक छोटे से कैबिन में बहुत सारे वेपन और आर्मर्स रखे हुए होते हैं। तो फैंग जल्दी से वहां से एक आर्मर उठाकर पहन लेता है और एक स्वॉर्ड अपने हाथ में लेकर सोचने लगता है, मुझे इन्हें ऐसा दिखाना होगा कि मैंने एक्सीडेंटली मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर हिट कर दिया है और मैं पास भी हो जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी कैबिन से एग्जामिनर की आवाज आती है, एग्जाम शुरू किया जाए। और फैंग भी अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी वहां का पिंजरा खुलने लगता है और वहां से बहुत तेज आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर फैंग मन में सोचने लगता है, ये तो स्टील वाइल्ड बोर है जो कि रैंक 1 का फेरेक्यूस बीस्ट है, जिसका स्ट्रॉन्ग डिफेंस और स्ट्रॉन्गर पावर होती है, लेकिन इसका वीक पॉइंट इसका थ्रोट होता है। और तभी हम देखते हैं कि उस पिंजरे से एक बहुत ज्यादा खतरनाक जंगली सुअर जैसा दिखने वाला बीस्ट बाहर निकलने लगता है। और तभी वहाँ एग्जामिनर की आवाज आती है और वो फैंग को बताने लगता है, स्टूडेंट, ये स्टील वाइल्ड बोयर जो हम 100 मॉन्स्टर यहाँ लेकर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लगभग अपनी रैंक 2 पर पहुंचने ही वाला है, इसीलिए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है और तुम अभी गिव अप कर सकते हो। पर तब तक वो बीस्ट फैंग के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और फैंग उसे देखकर सोच रहा होता है, सच में ये बीस्ट कितना ज्यादा डरावना है, अब मुझे क्या करना चाहिए। पर तभी फैंग देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत तेज रोर करने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा कमरा कांपने लगता है और उसकी पूंछ 3 हिस्सों में बंटकर 3 सांपों में बदल जाती है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है, ये तो इवोल्व हो रहा है, ये तो म्यूटेंट है, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। तो फैंग जल्दी से एग्जामिनर को कहने लगता है, एग्जामिनर, ये म्यूटेड है और ये रैंक 2 का बीस्ट बन चुका है, इसकी स्नेक टेल इस बात का सबूत है। तो एग्जामिनर भी थोड़ी सी घबराई हुई आवाज में कहने लगता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में तुम्हें कोई ना कोई बचाने वाला आने ही वाला है। तो उसकी घबराई हुई आवाज को सुनकर फैंग भी अपने मन में सोचने लगता है, ये तो ऐसा साउंड कर रहा है कि ये मुझसे भी ज्यादा डरा हुआ है, अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। तभी वो बीस्ट अपनी एक स्नेक टेल
से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग जल्दी से अपनी स्पीड का यूज करके उसके अटैक को डोज कर लेता है और अपने मन में ही कहने लगता है, नहीं, मैं अपने आप को अब और ज्यादा लोकी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग यहाँ आकर मुझे इस बीस्ट के पेट से निकालें। और वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस बीस्ट के पीछे आ जाता है और कहने लगता है, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि झाओ कुन लोंग ने पहले ही ऐसी स्थिति को एनकाउंटर किया हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कि इसके साथ कैसे लड़ना है। और फिर फैंग अपनी स्वाड को लेकर उस पर स्वाड स्लैश टेक्निक को एक्टिव कर देता है और जल्दी जल्दी उस बीस्ट के स्नेक टेल को काटने लगता है और कहने लगता है, जैसे ये रैंक 2 में इवॉल्व हुआ उसके बाद इसकी पूंछ इसकी नई वीकनेस बन गई है। और हम देखते हैं कि झाओ कुन लोंग के इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से फैंग बहुत तेजी से उस बीस्ट के पूंछ को काटे जा रहा होता है और जल्दी वो तीनों सांप के सरों को अलग कर देता है और उसकी पूंछ कट जाने की वजह से वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। तो फैंग भी वहां से थोड़ी सी दूर हटकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो एग्जामिनर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ये जीत गया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो फैंग बात को संभालते हुए एग्जामिनर से कहने लगता है, एग्जामिनर आपको तो पता ही है, जब लोग डरे हुए होते हैं तो वे लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग स्ट्रेंथ को अनलीज करते हैं। तो ये सुनकर एग्जामिनर की शक्ल भी देखने लायक होती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो डरते हुए कहने लगता है, ओह, क्या ऐसा भी हो सकता है। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं एग्जामिनर मेरी इस बात से ट्रिक हुआ कि नहीं, पर अब मेरे पास और कुछ कहने के लिए भी नहीं है, इसीलिए अब मुझे चुप रहना चाहिए। और इधर हम कैबिन में एग्जामिनर को देखते हैं जो अपने हाथ में एक पेपर लेकर सोच रहा होता है, इसने एक रैंक 2 के म्यूटेड मॉन्स्टर को हराया है और वो भी अकेले ही, इसीलिए अब मैं इसे क्या ग्रेड दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एग्जामिनर देखता है कि फैंग उस दरवाजे से बाहर जा रहा होता है। तो फैंग को देखकर एग्जामिनर अपने मन में सोचने लगता है, रुको, क्या ये बच्चा प्रोटेक्टिव गियर और वेपन्स को लेकर बाहर जा रहा है। और वो जल्दी से भागकर फैंग को रोकते हुए कहने लगता है, ये सब एग्जाम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए तुम इनको लेकर बाहर नहीं जा सकते, चलो इन्हें वापस करो। तो फैंग भी सॉरी बोलने लगता है और कहता है, मैं इन्हें अभी निकाल देता हूँ। और ये होते हुए इधर चैन उन लोगों को देख रहा होता है और उन्हें ऐसे एग्जामिनर को फैंग को डांटते हुए देखकर वो सोचने लगता है, क्या ये बास्टर्ड फाइटिंग से पहले ही वहां से डर कर भाग आया। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरी स्क्वाड की बारी है, इसलिए मैं किसी भी ऐसे छोटे मोटे फेरिक्यूअस बीस्ट से नहीं डरता हूँ। और वो अपनी स्क्वाड के साथ एक गेट के अंदर जाते हुए कहने लगता है, मेरे साथ 7th क्लास यांग टाइन और 3rd क्लास मायो यून कम्पीट करने वाली है, इसीलिए फर्स्ट बैलेंस तो हमारा ही होगा। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो अपनी फाइट कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, अब मुझे एक जगह देखनी चाहिए जहां जाकर मैं आराम कर सकूं। और हम देखते हैं कि वो स्कूल के बाहर लगी हुई एक बेंच पर आकर आराम से लेट जाता है और वही लेटे लेटे ही वो अपने मिरर स्पेस में चला जाता है और मिस मिरर से कहने लगता है, हमारा रिजल्ट आज दोपहर को अनाउंस होने वाला है, इसीलिए जब तक वो अनाउंस नहीं हो जाता तब तक मैं झाओ कुन लोंग और ब्लैक गोल्डन ईगल्स को कुछ टाइम तक चैलेंज करना चाहता हूँ। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस मिरर उसे कहने लगती है, तुम एक रैंक 2 के म्यूटेड बीस्ट को हराकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, इसीलिए तुम उनके साथ लड़ना चाहते हो। और फिर हमें दोपहर का बैटल बीस्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत से स्टूडेंट घायल हो गए होते हैं और उन्हें डॉक्टर संभाल रहे होते हैं। तभी वह चैन कहने लगता है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है, चलो चलकर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा है। और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठे होकर एग्जाम का रिजल्ट देखने हुए आए हुए होते हैं, जहां हमें एक एक करके बाई, मायो और यांग टाइम को दिखाया जाता है, जो कुछ देखकर कह रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर हम रिजल्ट्स को देखते हैं जिसमें पहला स्थान फैंग यून का आया हुआ होता है और उसकी रैंक SSS रैंक होती है और सेकंड पे बाई, थर्ड पे मायो और 4th रैंक यांग टाइम की आई हुई होती है और उन्हें S रैंक मिली होती है। तो ये देखते हुए जनरल अपने मन में कहने लगता है, इस लड़के ने एक रैंक 2 के फेरिक्यूअस बीस्ट को अकेले ही हरा दिया और ये तो एक ऑर्फन है जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। सच में इसके पास जरूर कोई ना कोई बड़ा सीक्रेट है, इसलिए मुझे इसे जल्दी ही मिलिट्री में शामिल करना होगा क्योंकि ये मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। पर तभी उसके पीछे से आवाज आती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते।
और हम देखते हैं कि जनरल के पीछे स्कूल का प्रिंसिपल खड़ा हुआ होता है, जो कि अपनी फ्लेम मारना क्यू को बाहर निकाल रहा होता है। और वो जनरल से कहने लगता है, वो मेरा एक क्यूट स्टूडेंट है, तुम उसे ऐसे मिलिट्री में नहीं ले जा सकते। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग तेजी से स्कूल की ओर भागता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है, मैंने बहुत बार चैलेंज किया है, जिसकी वजह से मुझे जाओ कुन लोंग की टूर स्टेप्स और ब्लैक गोल्ड ईगल्स के फैदर्स मिल गए हैं, जिनकी वजह से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। और अब तक तो एग्जाम के रिजल्ट भी अनाउंस हो गए होंगे, मुझे जल्दी से जाकर वहाँ देखना चाहिए कि मेरी रैंक क्या आई है। तभी वो वहाँ स्टूडेंटों को देखकर रुकते हुए सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है जो ये लोग इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्या यहाँ कुछ हुआ है क्या। और जब फैंग उनके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि भाई और उसके साथी कुछ देखकर कह रहे होते हैं, ये नहीं हो सकता, इसने पक्का ही एग्जाम में कुछ न कुछ चीटिंग की है, सच में ये कितना ज्यादा बेशर्म है। और फिर भाई कहने लगता है, हमें प्रिंसिपल के पास जाकर इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। तो भाई ये सुनकर थोड़े चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या यहाँ किसी ने चीटिंग की है क्या, आखिरकार वो कौन है। और जब वो नोटिस बोर्ड पर अपनी रैंक नंबर फर्स्ट देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये तो मैं नंबर 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भाई और उसके साथी प्रिंसिपल के पास आकर उन्हें बोलने लगते हैं। तो प्रिंसिपल भी उन्हें मुस्कुराते हुए कहता है, इधर आओ, बताओ क्या बात है। तो भाई प्रिंसिपल से कहने लगता है, एग्जाम की हाईएस्ट रैंक एस रैंक थी, फिर फैंग यून कैसे ट्रिपल एस रैंक को ऑब्टेन कर सकता है। फिर भाई के साथी भी उसका साथ देते हुए कहने लगते हैं, उसने जरूर ही अपने किसी बैकग्राउंड कनेक्शन का यूज किया है। और वो दूसरा लड़का कहता है, ये सही नहीं है, ये फेयर नहीं है। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर वहीं पे खड़ा एग्जामिनर कहने लगता है, नॉनसेंस, रिजल्ट यहाँ फेयर है कि नहीं, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और तुम इस बारे में बोलने वाले कोई नहीं हो। तो प्रिंसिपल कहने लगता है, इनका ऐसा पूछना रीजनेबल है, क्योंकि अगर इन्हें लगता है कि एग्जाम में चीटिंग हुई है तो इन्हें इस बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर प्रिंसिपल अपनी डेस्क पर एक मैजिक इंचेंट करने लगता है और उस मैजिक इंचेंटमेंट की वजह से वहां पर वो सीन उभरने लगते हैं जब फैंग और बीस्ट आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसे देखकर भाई कहने लगता है, आखिरकार ये किस टाइप का फेरेकियस बीस्ट है, क्योंकि मैंने पहले कभी भी इस तरह का मॉन्स्टर नहीं देखा है। तो उसका साथी कहने लगता है, रैंक 1 का बीस्ट इस टाइप का मॉन्स्टर नहीं होता है, ये किसी और तरह का ही मॉन्स्टर है। तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये एक स्टील वाइल्ड बोर रैंक 2 का मॉन्स्टर है जो एग्जाम के दौरान इवोल्व हो गया था, लेकिन फैंग यून ने सिर्फ 5 मिनट में ही इसको खत्म कर दिया, इसीलिए उसको ट्रिपल एक्स रैंक दी गई है। ये सब सुनकर और देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो प्रिंसिपल से सॉरी कहते हुए बोलने लगते हैं, प्रिंसिपल हम माफी चाहते हैं कि हमने आपको डिस्टर्ब किया। फिर हमें स्टार साइन बेस आउटर सिटी ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंग एक हुडी पहनकर घूम रहा होता है और वो घूमते हुए सोच रहा होता है, वैसे मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बेचकर पैसे कमाने आया हूँ और अब तो स्कूल में मुझे लोग इस तरह से घूर रहे हैं कि मैं अब अपने आप को और ज्यादा कमजोर नहीं दिखा सकता। और ये सोचते हुए फैंग एक स्टोर के अंदर घुस जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे वेलकम करने की खूबसूरत लड़की आती है और उससे कहती है, वेलकम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो फैंग अपनी आवाज को चेंज करते हुए कहने लगता है, मैंने सुना है कि ये ब्लैक मार्केट की सबसे बड़ा स्टोर है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ फेरेकियस बीस्ट का मटेरियल बेचने आया हूँ। और ये कहते हुए फैंग अपने बैग से कुछ पंख निकालकर उस लड़की के सामने टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर वो लड़की कहने लगती है, ये तो रैंक 3 के बीस्ट ब्लैक गोल्ड ईगल के फेदर है, सच में ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर इन फेदर्स को नॉर्मल गोल्ड एट्रीब्यूट से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इनको एरो बनाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा सूटेबल है। इस एक फेदर की कीमत $10,000 है और यहाँ पर पूरे 40 हैं जो कि गुड कंडीशन में है, इसीलिए इन सभी का टोटल $400,000 होता है। तो बताइए आप इनका क्या करना चाहते हैं। फैंग ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं इन सबको बेचना चाहूंगा।
तो लेडी भी जल्दी से उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगती है और फैंग जल्दी से अपना आईडी कार्ड निकालकर उस लड़की के सामने रख देता है। तो वो लड़की उस आईडी कार्ड को लेकर टेबल पर रखकर एक मैजिक इंचेंट करने लगती है, जिसकी वजह से फैंग के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो लड़की फैंग को उसका आईडी वापस देते हुए थैंक यू कहने लगती है। उसके बाद फैंग अपने आईडी के ऊपर उंगली रखकर उसको एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसका अकाउंट उसके सामने आ जाता है और उसमें फैंग यून के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, जिसे देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रिच हो गया हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी भी मेरे बैंक कार्ड में इतने ज्यादा पैसे कभी नहीं थे और अब इतने ज्यादा पैसे मेरे पास है तो मैं इनका क्या करूंगा। और फिर वो उस स्टोर से बाहर निकलते हुए सोचने लगता है मुझे किसी गलत नाम से इन पैसों में से कुछ पैसे ऑर्फनेज में डोनेट कर देने चाहिए, जिसकी मदद से उनकी लिविंग अच्छी हो जाएगी और वो अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। और यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरे दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर स्कूल आया होता है और वो सोच रहा होता है अंत में मुझे स्कूल आना ही पड़ा और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं प्रिंसिपल और लैन को इस बारे में क्या बताता। तभी फैंग के पीछे से उसका एक टीचर आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगता है फैंग यून। टीचर को देखकर फैंग जल्दी से खांसते हुए कहने लगता है टीचर मैं कल एग्जाम की वजह से बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और मेरा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा वीक हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ा सिक महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए प्लीज क्या तुम मुझे आधे साल की छुट्टी दे सकते हो। ये सुनते ही टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो उससे कहने लगता है तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं कोई पागल हूँ जो मैं तुम्हारी ऐसी नॉनसेंस बात पर विश्वास करने लगा। चलो तुम मेरे साथ चलो प्रिंसिपल के पास। और उसके बाद टीचर फैंग का हाथ पकड़कर उसे सीधे प्रिंसिपल के रूम के बाहर ले आता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगता है प्रिंसिपल मैं फैंग यून को अपने साथ ले आया हूँ, आप दरवाजा खोलिए। तो दरवाजे से आवाज आती है प्लीज एंटर और हम देखते हैं कि फैंग प्रिंसिपल के सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और प्रिंसिपल उससे पूछ रहा होता है फैंग यून तुम किस स्टेज पर पहुंच चुके हो। तो फैंग यून अपने मन में सोचने लगता है अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पक्का ही पता लग ही गया होगा कि मैं कहां तक पहुंच गया हूं। और ये सोचते हुए फैंग प्रिंसिपल से सच बता देता है कि मैं इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच चुका हूं। ये सुनकर टीचर भी शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट, आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया। टीचर की ऐसी बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहने लगता है हम स्कूल है और हम स्टूडेंट्स के टैलेंट को ट्रेजर की तरह रखते हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट की निजी बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते। फिर भी चलो लो चाय पियो। और इधर फैंग अपने मन में सोच रहा होता है क्या इन्होंने इस चाय में जहर मिलाया है। और फिर प्रिंसिपल फैंग से कहने लगता है स्कूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेकिन बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए स्कूल के अंदर तो टीचर तुम्हें फुल्ली कवर कर लेंगे लेकिन बाहर जाने के बाद ऐसा करना नामुमकिन है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जब भी स्कूल के बाहर रहो तो अपने आप को लो की रखो। ये सुनकर फैंग भी बहुत चौंक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि प्रिंसिपल उससे ऐसे कैसे कह सकता है। पर तभी प्रिंसिपल एक बॉक्स को खोलते हुए फैंग की तरफ करते हुए कहने लगता है तुम पहले रैंक पर आए हो, इसीलिए ये रहा तुम्हारा रिवार्ड। इसके अंदर ब्लड क्यूपिल है जिनकी मदद से तुम अपने कल्टीवेशन को और आगे बढ़ा सकते हो और मैं तुम्हें एक हफ्ते का हॉलीडे देता हूँ। उसके बाद तुम आकर हाई रैंक क्लास में रिपोर्ट करना ताकि हम ये पता कर सकेंगे तुमने एक हफ्ते में कितनी स्ट्रेंथ गेन की है और तुम्हारा कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँचा है। अब तुम जा सकते हो। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।